नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त गिरिराज। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अधिकतर एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल डिवीजन, ठीक है, कोशिका विभाजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और ये एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंटों को थोड़ा टिपिकल लगता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि सेल डिवीजन है क्या। देखो, क्यों ज़रूरत पड़ती है सेल डिवीजन की, आइए समझते हैं। तो देखो, हर ऑर्गेनिज्म जो होता है, हर जीव जो होता है, उसको किसकी ज़रूरत है। देखो, हर ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ की ज़रूरत होती है दोस्तों, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म क्या चाहता है कि वो क्या करे, वो करे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ठीक है। ग्रोथ करे, क्या करे, रिप्रोडक्शन करे। तो इन सब के लिए क्या जरूरत पड़ती है, तो इन सब के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, कोशिका विभाजन की जरूरत पड़ती है। देखो, है ना, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी के अंदर क्या होता है, कोशिका विभाजन या फिर सेल डिवीजन होता है। आप स्टेप बाय स्टेप समझते चलती है, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हर ऑर्गेनिज्म क्या चाहता है कि भाई वो क्या करे, ग्रोथ करे, ठीक है, रिप्रोडक्शन करे। तो ये इसके लिए क्या जरूरत होती है, सेल डिवीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए देखते हैं अपन सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में होता क्या है, सिंपली हम इतना जानते हैं कि भाई ये सेल है, ये कोशिका है, इस, ठीक है, इससे आगे चल के कितनी, दो कोशिकाएं बन जाएंगी, है ना। इससे आगे चल के क्या बन जाएंगी, सिंपल दो कोशिकाएं। जनरल ऐसा हम समझते हैं कि ये सेल डिवीजन है ना। इसको हम क्या कहते हैं, इस सेल को हम क्या कहते हैं, पेरेंट सेल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, पेरेंट सेल कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं हम, डॉटर सेल कहते हैं। ऐसा हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि ये क्या है, एक प्रकार का सेल डिवीजन, ऐसा होता भी है, ठीक है। नॉर्मली एक स्पेशल टाइप का भाई मियोसिस है, वहाँ पर एक सेल से 4 सेल बनती है, तो हम वो भी समझेंगे। हम पहले जानते हैं कि भाई हो क्या रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पेरेंट सेल से क्या बनती है, डॉटर सेल से बनती है। तो पेरेंट सेल का जो कंटेंट होता है, वो न्यूक्लियस होता है, वो डिवाइड होता है। डिवाइड होने के बाद डॉटर सेल्स के अंदर चला जाता है, ठीक है। अपन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर लिखा है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल। हर कोशिका का, ठीक है, वृद्धि करना, रिप्रोडक्शन, प्रजनन करना, एक क्या होती है, उसकी विशेषता होती है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे सेल हो चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं, सभी की क्या विशेषता होती है कि वो क्या करें, कि वो भाई ग्रोथ करते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट होता है कि ऑल सेल्स आर रिप्रोड्यूस बाई डिवाइडिंग टू, ठीक है। सभी सेल्स का रिप्रोडक्शन करती है बाय डिवाइडिंग टू, विद ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू द 2 डॉटर सेल्स, ठीक है, ईच टाइम बाय डिवाइड। जब भी कोई सेल पेरेंट सेल है जो डिवाइड करेगी, जब भी कोई पेरेंट सेल डिवाइड करेगी, हमेशा इससे कितनी सेल बनेगी, 2 ही सेल बनेगी। जब भी कोई पेरेंट सेल डिवाइड करेगी, हमेशा उससे कितनी सेल बनेगी, 2 ही सेल बनेंगी, ठीक है। आइए, दिस न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल्स कैन बी देमसेल्फ ग्रो एंड डिवाइड and giving rise to the new cells population that is formed by growth and division of single parent cell and its progeny। तो क्या होता है भाई, ये प्रोसेस तो लगातार चलेगी, ठीक है। जब तक ग्रोथ चलेगी तब तक क्या होगा, आपको ये प्रोसेस लगातार देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी कि भाई ये पेरेंट सेल है, ठीक है, इसकी डॉटर सेल, अब ये डॉटर सेल पेरेंट सेल की तरह काम करेगी, ठीक है। यहाँ पर ये डॉटर सेल पेरेंट सेल की तरह काम करेगी। तो ये लगातार ये प्रोसेस चलती रहती है, ये प्रोसेस कभी बंद नहीं होती, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है कि ये लगातार इस प्रकार से चलती रहेगी। तो मिलियंस की सेल में, एक सिंगल सेल से मिलियन ऑफ सेल्स में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का फॉर्मेशन होता है बाय द सेल डिवीजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, क्या है, इन अदर वर्ड्स सच साइकिल ऑफ ग्रोथ डिवीजन अलाउ ए सिंगल सेल एंड फॉर्म ए स्ट्रक्चर ऑफ कंसिस्ट ऑफ मिलियन सेल। मतलब क्या होता है, एक सेल से उसमें ग्रोथ होती है, डिवीजन होता है, फिर ग्रोथ होती है, फिर डिवीजन होता है। इस प्रकार एक सिंगल सेल से क्या होता है, मिलियंस का एक जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, इसमें मिलियंस की तादाद में सेल्स है। इतनी सेल्स कैसे बनती है, सिंगल सेल से फॉर्म होती है। तो लगातार सेल डिवीजन चलता रहता है। तो सेल डिवीजन कितने प्रकार का होता है, जनरली सेल डिवीजन है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। यहाँ पर 2 लिखा है, हम 2 ही पढ़ते हैं अधिकतर। आपने तीसरा बहुत कम नाम सुना होगा, एमाइटोसिस, जिसको हम क्या कहते हैं, एमाइटोसिस कहते हैं ना। तो सेल डिवीजन कितने प्रकार का होता है, सिंपली माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है और एमाइटोसिस होता है,
ठीक है, कितने प्रकार का होता है, माइटोसिस, मियोसिस और एमाइटोसिस होता है, 3 प्रकार का होता है। जनरली ये क्या होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको बहुत कम पढ़ते हैं। हम अधिकतर क्या पढ़ते हैं, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो माइटोसिस, जिसको हम क्या कहते हैं, समसूत्री, क्या कहते हैं इसको हम, समसूत्री विभाजन कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं हम, अर्धसूत्री विभाजन, इसको क्या कहते हैं हम, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। क्लियर है, इसको क्या बोला जाता है, तो इसको अर्धसूत्री विभाजन बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं माइटोसिस की, किसकी, हम समसूत्री विभाजन पढ़ेंगे। बहुत आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी कि एक बार आप समझ में आ गया ना, आप कभी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। ठीक है, समसूत्री विभाजन जो होता है दोस्तों, ठीक है ना, समसूत्री विभाजन आपसे पूछेंगे एग्जाम में कि माइटोसिस टर्म किसने दी है ना, माइटोसिस से, ठीक है, टर्म जो है वो किसके द्वारा, फ्लेमिंग के द्वारा, किसके द्वारा दी गई थी, फ्लेमिंग के द्वारा दी गई थी। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ठीक हो, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों माइटोसिस के अंदर, आप समझना कि माइटोसिस में जो सेल्स बनती हैं पेरेंट सेल से, ठीक है, एक सेल से कितनी सेल्स बनती है, 2 सेल। माइटोसिस के अंदर क्या होता है कि एक पेरेंट सेल, ये एक पेरेंट सेल है ना, जिसका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 20 मान के चलते हैं ऐसा है। ठीक है, इससे सी का बनेगी 2n बराबर 20 और ये क्या बनेगी 2n बराबर 20। तो ये पेरेंट सेल है, ये क्या है, तो ये पेरेंट सेल है, और ये क्या है, तो ये डॉटर सेल है, ये क्या है, डॉटर सेल है। क्लियर, क्या होता है समसूत्री विभाजन में, एक कोशिका से, एक सेल से 2 सेल होती है ना, ये दोनों सेल जो होती हैं, याद रखना, ये जो दोनों सेल्स होती है, बोथ सेल्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, बोथ सेल्स जो होती हैं आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, आइडेंटिकल टू ईच अदर, ये दोनों सेल जो होती हैं एक दूसरे के क्या होती है, सिमिलर होती हैं। ठीक है, देखो क्रोमोसोम नंबर दोनों का 20 है, 2n बराबर 20, ये आपस में बिल्कुल सेम होती है, दोनों का जीन कंटेंट बिल्कुल सिमिलर होता है, मतलब दोनों सेल्स क्या होती है, आइडेंटिकल ईच अदर, या फिर हम लिख सकते हैं कि भाई सिमिलर होती है, क्या होती है, सिमिलर होती है। एंड ये दोनों जो सेल्स होती हैं अपने पेरेंट सेल से भी सिमिलर होते हैं ना, ये दोनों सेल जो हैं, देखो पेरेंट सेल में क्रोमोसोम नंबर कितना है, 20 है, यहाँ भी कितना है, 20 है, तो ये अपने पेरेंट सेल से भी सिमिलर होती है ना, पेरेंट सेल जो है उससे भी क्या होती है, ये सिमिलर होती है। बात समझ में आ रही है। तो माइटोसिस के अंदर क्या होता है, एक सेल से 2 सेल बनती है, कितनी है, 2 सेल्स बनती है, बोथ द सेल्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड देयर मदर सेल या पेरेंट सेल जो होती है वो उसके बराबर होती है। क्लियर, तो देखो माइटोसिस के अंदर क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम नंबर बदल रहा है क्या, माइटोसिस के अंदर क्या क्रोमोसोम नंबर बदल रहा है क्या, तो माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर नहीं बदल रहा है, बदल रहा है क्या, नहीं बदल रहा है, तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, माइटोसिस को क्या बोलेंगे हम, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है ना, क्यों कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि भाई यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर नहीं बदल रहा है, यहाँ जो पेरेंट सेल के अंदर 20 है, यहाँ भी कितना है, 20 है, तो यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या समान है, एक जैसी है, इसलिए यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे हम, इक्वेशनल डिवीजन इसको हम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, देखो नेक्स्ट पॉइंट, इन माइटोसिस सेल डिवाइड्स टू डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सिंगल पेरेंट सेल, ठीक है, सिंगल पेरेंट सेल एंड बोथ द सेल्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड देयर पेरेंट सेल। मैंने आपको बताया भी कि भाई माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से 2 सेल बनती है, दोनों सेल आइडेंटिकल्स होती है और अपने पेरेंट से भी क्या होती है, सिमिलर होती है। इस प्रकार से माइटोसिस की प्रोसेस चलती है। एक सिंगल सेल है, ठीक है ना, एक सिंगल सेल होती है, इसके अंदर ये सिंगल सेल है, ठीक है, पहले ग्रोथ करेगी, ग्रोथ करते करते जाएगी, फिर उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस के बाद क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, ठीक है, मतलब क्रोमेटिड्स अलग होते हैं और फाइनली एक सेल से कितनी सेल, 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे स्टेप बाय इंटरफेज, है ना, यहाँ पर इंटरफेज इसकी स्टेजेस लिखी है, यहाँ पर इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और फाइनली साइटोकाइनेसिस आगे एक सेल से कितनी 2 सेल से बन जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि माइटोसिस आखिर होता क्यों है, सेल डिवीजन आखिर होता क्यों है। आपने अभी तक ये कभी बहुत कम आपको पता होगा कि इसके कारण क्या है, सेल डिवीजन क्यों होता है। ठीक है, कोजेज ऑफ माइटोसिस क्या है, तो आप समझना कोजेज ऑफ माइटोसिस क्या होते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है, इसके 2 कारण है। एक होता है, हम समझते हैं, देखो कर्ण प्लाज्म इंडेक्स थ्योरी। क्या होता है, कर्ण प्लाज्म इंडेक्स थ्योरी, है ना, कर्ण प्लाज्म इंडेक्स थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है, ठीक है, हर्टविग ने दी थी, किसके द्वारा, हर्टविग ने ये थ्योरी दी थी। ये थ्योरी जो क्या कहती है, कर्ण प्लाज्म इंडेक्स थ्योरी क्या कहती है
कि जो के आई होता है, ठीक है, के आई इसका जो फॉर्मूला है ना, के आई बराबर होता है वी एन अपॉन वी सी माइनस वी एन, ये इसका फॉर्मूला है। तो कर्ण प्लाज्म इंडेक्स थ्योरी क्या है, वी एन का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के वॉल्यूम को, क्लियर है। इसके बाद वी सी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, क्लियर है, ये क्या है, तो आंसर वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। के आई, हर सेल क्या चाहती है, हर सेल क्या चाहती है कि उसका के आई हाई होना चाहिए। हर सेल क्या चाहती है, ध्यान से सुनना, हर सेल क्या चाहती है कि के आई उसका क्या रहे, हाई रहे, क्या रहे, के आई उसका हाई रहे, क्लियर है, ये चाहती है। अब ये जो सेल की ग्रोथ होती है, सेल की जब ग्रोथ होती है तो आपको पता है, देखो एक स्मॉल सेल जो है, एक छोटी सेल है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। एक स्मॉल सेल का जो के आई होता है हाई होता है, एक स्मॉल सेल का जो के आई होता है क्या होता है, याद रखना, हाई होता है। स्मॉल सेल का जो के आई होता है हाई होता है, क्यों होता है, आपको देख रहा होगा क्यों होता है। देखो स्मॉल सेल का जो के आई हाई क्यों होगा, क्योंकि भाई स्मॉल सेल है तो साइटोप्लाज्म कम होगा, साइटोप्लाज्म कम होगा तो नीचे ये वाली वैल्यू कम होगी, अरे नीचे ये वाली वैल्यू कम होगी तो के आई क्या रहेगा, हाई रहेगा, ठीक है। अगर के आई हाई रहेगा तो इसका जो न्यूक्लियस होता है, एक स्मॉल सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसकी सारी एक्टिविटीज पर अच्छे से कंट्रोल कर पाता है, ठीक है। एक स्मॉल सेल का, ठीक है, क्या होता है, उसके न्यूक्लियस जो होता है सेल की सभी एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। जैसे हम मान के चलते हैं क्लास है जिसमें 25 बच्चे होते हैं, तो टीचर का जो अटेंशन होता है हर बच्चे पर प्रॉपर जाता है। अगर उसी क्लास में 500 बच्चे हो जाएं तो उस क्लास को फिर डिवाइड करना पड़े। अगर हर बच्चे को प्रॉपर आपको अटेंशन देना है, प्रॉपर ध्यान रखना है, तो हमको उस क्लास को फिर डिवाइड करना पड़ेगी। यहाँ पर भी वही होता है कि न्यूक्लियस जो है सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करना चाहिए अच्छे से। जब सेल की ग्रोथ होती है, ठीक है, जब सेल की ग्रोथ होगी तो क्या होगा, ठीक है, सेल की जब ग्रोथ होगी तो बताओ साइटोप्लाज्म बढ़ेगा। अरे एक छोटी सेल जो है जब ये साइज में बढ़ती चलेगी तो इसका साइटोप्लाज्म बढ़ेगा। अगर ये साइटोप्लाज्म बढ़ेगा वॉल्यूम तो क्या इंडेक्स क्या होगा, क्या इंडेक्स कम होता जाएगा, यस, क्या इंडेक्स कम होगा। तो क्या इंडेक्स कम होने से लार्ज सेल का क्या इंडेक्स कम होता जाता है तो उसका न्यूक्लियस क्या उस पर कंट्रोल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसके न्यूक्लियस जो है लार्ज सेल का क्या न्यूक्लियस जो है उस पर कंट्रोल कर पाएगा, तो भाई ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा प्रॉपर। तो एक लार्ज सेल अपने न्यूक्लियस को, ताकि उसकी सेल्स की एक्टिविटी पर अच्छे से कंट्रोल कर सके, मतलब के आई को हाई रखने के लिए या फिर न्यूक्लियस जो है सेल की एक्टिविटी अच्छे से कंट्रोल कर सके, इसलिए क्या करता है, एक बड़ी सेल जो है दो छोटी सेल में डिवाइड हो जाती है, इसलिए क्या होता है, सेल डिवाइड होती है। तो पहली थ्योरी क्या कहती है, कर्ण प्लाज्म इंडेक्स थ्योरी, ठीक है ना। Erdős proposed Y Kern index theory. According to this theory, माइटोसिस अकर ड्यू टू द डिस्टर्बेंस ऑफ कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। क्यों होता है, तो भाई ये थ्योरी कहती है कि जब सेल की ग्रोथ होती है तो सेल की ग्रोथ होने से क्या होता है, उसका जो के आई इंडेक्स होता है वो डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो सेल को के आई हाई रखना हमेशा, तो के आई हाई रखने के लिए सेल क्या होती है, लार्ज सेल दो स्मॉल सेल में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। कैरियोप्लाज्म इंडेक्स और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो जो है वो गड़बड़ा जाता है, बिगड़ जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो क्या एक बड़ी सेल जो है फिर अपने के आई को हाई करने के लिए डिवाइड हो जाती है, ठीक है। इधर देखिए आप, यहाँ पर लिखा है कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ऑफ स्मॉल सेल इज हाई एज दे हैव लेस साइटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ द एफिशिएंट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ साइटोप्लाज्म इन स्मॉल सेल। तो एक छोटी सेल का के आई हाई होता है जिससे उसका केंद्रक जो है, न्यूक्लियस जो है उस पर बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाता है, ठीक है। इन a large cell nucleus fail to control the activity of cytoplasm to attain the nucleus on the metabolism of a large cell divided into two daughter cell, कि एक बड़ी सेल का न्यूक्लियस उस पर अच्छे से कंट्रोल कर सके, सारी एक्टिविटीज को अच्छे से नियंत्रित कर सके, तो एक बड़ी सेल जो होती है छोटी सेल्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। एक दूसरी थ्योरी क्या कहती है, सरफेस वॉल्यूम रेशो थ्योरी क्या कहती है, ध्यान से सुनना। सरफेस वॉल्यूम रेशो थ्योरी, ये भी एक कारण है ना, जब सेल की ग्रोथ होती है, सेल की ग्रोथ होती है तो क्या होता है, सरफेस से ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ जाता है ना, सरफेस से ज़्यादा क्या बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो सेल को सरफेस से जो न्यूट्रिएंट वगैरह कुछ लेना है उसके लिए सरफेस एरिया कम पड़ता है, इसलिए लार्ज सेल क्या होती है, छोटी सेल में डिवाइड हो जाती है। तो ये दो कारण हैं जिसके कारण क्या होती है, माइटोसिस होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई सेल साइकिल क्या होती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कोशिका चक्र। क्या कहते हैं हिंदी में हम इसको, कोशिका चक्र या सेल साइकिल कहते हैं, ठीक है। सेल साइकिल क्या होता है, देखो
डिवीजन, एक सेल से दो सेल, दो से चार, एक लगातार एक साइकिल के फॉर्म में चलता रहता है। मतलब सेल की ग्रोथ होना, फिर ठीक है डीएनए रेप्लिकेशन होना, डिवीजन होना, एक एक कंटिन्यूस प्रोसेस में चलता रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहेंगे। सेल की ग्रोथ होना, डीएनए रेप्लिकेशन होना, डिवाइड होना, फिर ग्रोथ होना, डीएनए रेप्लिकेशन होना, फिर डिवाइड होना, तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है। इसी को क्या बोला जाता है, सेल साइकिल बोला जाता है। ठीक है, तो सेल डिवीजन इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ, मैंने आपको बताई कि भाई जब भी सेल ग्रोथ होगी तो क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन हमेशा होना ही है और सेल की ग्रोथ होना ही है। ठीक है, सेल ग्रोथ करेगी, सेल है ना इंक्रीज करेगी। तो ऑल दिस प्रोसेस जैसे सेल डिवीजन, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन एंड ग्रोथ, ये सारे जो प्रोसेस होती है, सेल डिवीजन, ठीक है, ग्रोथ, इसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन, एक कंटिन्यूस प्रोसेस में चलती है। ठीक है, hence have to takes place in the coordinated way to ensure the correct division and formation of the progeny cells containing intact genome। एक करेक्ट सीक्वेंस में चलती है जिससे कि जो पेरेंट सेल है उसका जो जीनोम होता है, उसका जो डीएनए है वो करेक्टली दोनों डॉटर सेल्स के अंदर पहुंच जाए। तो इस पूरी स्टेप्स को क्या बोलते हैं, हम सेल साइकिल कहते हैं ना। इस पूरी स्टेप्स को क्या बोलेंगे हम, सेल साइकिल। द सीक्वेंस देखो, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम सिंथेसिस and the other concept of the cells and eventually divides into two daughter cells is termed the cell cycle। ये सेल साइकिल है, देखो ये सेल साइकिल, इसको हम सेल साइकिल कहते हैं, ये सेल साइकिल है। अब भाई ये जो बड़ी सेल है पहले छोटी थी, जब इसने साइज बड़ा, पहले स्टार्टिंग में तो ये छोटी रही होगी ना, ये लार्ज सेल है, स्टार्टिंग में छोटी, शुरुआत में इसकी सेल की ग्रोथ हुई। सेल की ग्रोथ होने के बाद क्या हुआ, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, जीनोम का सिंथेसिस हुआ। ठीक है, और जो दूसरे ऑर्गन्स होते हैं, सेल ऑर्गन्स होते हैं, उनका सिंथेसिस हुआ। ठीक है, फाइनली डिवाइड हो गई। तो ये सारी जो स्टेप्स होती है किसके अंतर्गत आती है, सेल साइकिल के अंतर्गत आती है। ठीक है, ऑल्दो सेल ग्रोथ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली द वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल। देखो सेल साइकिल में की जब पूरी स्टेज चलती है, हम पढ़ेंगे सेल साइकिल के अंदर दो स्टेज होती है, इंटरफेज और डिवीजन फेज। तो जो पूरी स्टेज के अंदर सेल साइकिल में सेल ग्रोथ तो हमेशा चलती रहती है, याद रखना सेल की ग्रोथ हमेशा पूरी चलती रहती है, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है, डीएनए का जो सिंथेसिस होता है केवल एक ही बार होता है। याद रखना सेल साइकिल में डीएनए का रेप्लिकेशन एक बार होता है जो कि इंटरफेज की एस फेज में होता है। ठीक है, लेकिन सेल की ग्रोथ हमेशा G1 में, S में, G2 में लगातार चलती रहती है। क्लियर। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, द रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए आर द डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर सेल्स न्यूक्लियाई बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। दिस इवेंट्स आर देमसेल्व्स अंडर द जेनेटिक कंट्रोल। ठीक है, क्या होता है कि भाई जो पेरेंट सेल होती है उसका जो डीएनए होता है एक करेक्टली ऑर्डर में डॉटर सेल्स के अंदर ट्रांसफर होता है सिंथेसिस होने के बाद। डीएनए जो होता है ना, ठीक है, क्या होगा भाई, है ना, पहले रेप्लिकेटेड होगा, फिर डॉटर सेल्स के अंदर ट्रांसफर होगा, एक कॉम्प्लेक्स सीरीज चलती है। मतलब यहाँ पर प्रोफेज, पहले G1, S, G2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफ, ये सारी सीक्वेंस में चलेगी स्टेप, जिससे क्या होता है एक पूरी जो स्टेप भी चलती है, याद रखना हमेशा एक जेनेटिक कंट्रोल में होती है। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन जो होती है इस पूरी सेल साइकिल को कंट्रोल करती है ना। याद रखना साइक्लिन एंजाइम या साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो प्रोटीन होती है, MPF फैक्टर जो होता है, वो सारी इस प्रोसेस को कंट्रोल करता है, सेल साइकिल को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आप देखिए, है ना, समझिए आप, ठीक है ना, थोड़ा अपन समझते हैं कि जो अपना क्या कहते हैं सेल साइकिल होती है, सेल साइकिल है ना, सेल साइकिल। तो सेल साइकिल की दो स्टेज होती है, बहुत ईजी है, हम समझते हैं। एक होती है इंटरफेज, एक क्या होती है, इंटरफेज। ठीक है, और दूसरी होती है डिवीजन फेज। सेल साइकिल की दूसरी स्टेज क्या होती है, डिवीजन फेज। ठीक है, और जिसको हम एम फेज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसको हम एम फेज भी कहते हैं। अब ये जो इंटरफेज होती है, याद रखना इंटरफेज जो है इसकी तीन स्टेज होती है ना। इंटरफेज की तीन स्टेज होती है, G1, S और G2। ठीक है, और डिवीजन फेज जो होता है, डिवीजन फेज, इसकी दो स्टेजेस है। कौन कौन सी दो स्टेजेस होती है, एक होती है कैरियोकाइनेसिस, क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, एक होती है साइटोकाइनेसिस, एक क्या होती है, साइटोकाइनेसिस। और जो कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ये जो कैरियोकाइनेसिस है इसकी चार स्टेज होती है, प्रोफेज, ठीक है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इस तरह इस सीक्वेंस में इवेंट चलता रहता है ना। अगर आप देखो साइकिल में इस प्रकार से साइकिल बनती है, तो भाई यहाँ से है ना
ये G1, ठीक है, ये फिर S, फिर ये फिर G2। अब यहाँ पर M फेज डिवीजन, प्रोफेज, ठीक है, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो इस तरह से साइकिल, इस प्रकार से साइकिल चलती रहती है। इसको हम कहते हैं सेल साइकिल। क्या कहते हैं इसको? हम सेल साइकिल कहते हैं ना। आप प्रीवियस स्लाइड को देखिए, एक मिनट, ये हमारी प्रीवियस स्लाइड है, देखो यहाँ पर, ठीक है ना। ये G1 है। G1 स्टेज के अंदर क्या होता है? सेल की ग्रोथ। G1 फेज के अंदर होता है सेल की ग्रोथ, इंटरफेज है, ठीक है। S फेज में DNA का रेप्लिकेशन होता है। फिर G2 फेज में सेल की ग्रोथ होती है। फिर इसके बाद क्या, कौन सा फेज आएगा? ठीक है, M फेज आएगा, माइटोटेक फेज। माइटोटेक में प्रोफेज, ठीक है, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, फाइनली क्या होगा? साइटोकाइन। तो इस तरह क्या होता है? सेल साइकिल की प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहती है, ठीक है। और समझते हैं ना, सेल साइकिल इज रनिंग ए ग्रुप ऑफ स्पेशल, है ना, प्रोटीन। याद रखना यहाँ पर स्पेशल टाइप की जो प्रोटीन होती है उसको कंट्रोल करती है, जिनको हम साइक्लिन या साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन कहते हैं। वो क्या करती है? इसको कंट्रोल करती है ना, जिसकी खोज, ठीक है, नर्स थॉमस हाइंट, है ना, हार्टवेल द्वारा की गई थी सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस के अंदर। ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, जैसे हम ह्यूमन सेल की बात करते हैं आरबीसी की, तो हम देखते हैं कि वो 24 घंटे में डिवाइड करती है। एक टिपिकल अगर ह्यूमन आरबीसी की बात करें तो वो 24 घंटे में क्या होती है? डिवाइड होती है। कितने? 24 घंटे के अंदर डिवाइड करती है। अगर हम ईस्ट की बात करते हैं कि ईस्ट सेल जो होती है कितने? 90 मिनट में डिवाइड करती है। कितना? 90 मिनट में डिवाइड करती है। अब मेन इंपोर्टेंट जो होता है, सेल साइकिल जो पूरा है 90 मिनट में चलती है, या ह्यूमन के अंदर आरबीसी 24 घंटे चलती है। तो भाई इसमें सबसे लंबी फेज कौन सी होती है? क्या होता है? तो याद रखना कि भाई इंटरफेज जो होती है सेल साइकिल की सबसे बड़ी स्टेज होती है। सबसे ज़्यादा जो टाइम कंज्यूम होता है वो कहाँ होता है? इंटरफेज स्टेज में होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देन द टाइम पीरियड ऑफ द सेल साइकिल इज वेरिड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। मतलब ये ऐसा फिक्स नहीं होता कि भाई, है ना, G1 7 घंटे चलेगी, 5 घंटे चलेगी, सभी में ऐसा नहीं होता, है ना, कि S फिर 2 घंटे चलेगी, ऐसा नहीं होता। ये सेल टू सेल और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या करती है? ये वेरी करता है टाइम। लेकिन हाँ, हमेशा ये होगा कि भाई G1 S बड़े होते हैं, S थोड़ा छोटा होता है, लेकिन ये जरूरी है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको अभी डायग्राम में बताया, डायग्राम है अपना, ठीक है ना। तो G1 फेज थोड़ा बड़ा होता है, G1 S फिर G2, ठीक है। इनका टाइम हर सेल में हो सकता है, कभी भी बराबर हो जाए, एस बड़ा हो जाए, तो ऐसे हर सेल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो पूरा इंटरफेज है, हाँ, ये जो इंटरफेज है G1 है G2, ये हमेशा पूरा क्या होगा? ये 90% जो टाइम कंज्यूम प्रोसेस होती है वो इंटरफेज की होती है। इतना सा टाइम है। ऐसे अगर ये हमारी सेल आरबीसी जो है, आरबीसी अगर 24 घंटे में डिवाइड होती है ना, तो उसमें 23 आवर्स तो अकेला क्या चलती है? 23 आवर्स तो पता है अकेला क्या चलती है? इंटरफेज अकेला चलती है। अकेले 23 घंटे तो इंटरफेज ही चलती है। आखिरी में डिवीजन तो 1 घंटे में होता है। तो इंटरफेज क्या होती है? सबसे बड़ी स्टेज होती है, ठीक है। अब देखो, मैंने अभी आपको पढ़ाया था, है ना, कि भाई इंटरफेज जो होती है, सॉरी, सेल साइकिल जो होती है उसकी 2 स्टेज होती है। सेल साइकिल एक स्टेज होती है इंटरफेज, और दूसरी होती है डिवीजन फेज और एम फेज, ठीक है। इंटरफेज की पहली स्टेज कौन सी होती है? G1, अभी हमने पढ़ा G1, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट गैप फेज। G1 का मतलब होता है फर्स्ट गैप फेज, है ना। S मतलब होता है सिंथेसिस फेज, S का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस फेज होता है। G2 का मतलब होता है सेकंड गैप फेज, सेकंड गैप फेज इसको हम कहते हैं ना। इसके बाद ये जो डिवीजन फेज है, एम फेज, माइटोटिक फेज, इसकी 2 स्टेज होती है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है भाई न्यूक्लियस का डिवीजन, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज इसकी, और इसके बाद साइटोकाइनेसिस। तो इस तरह क्या होती है? इंटरफेज स्टेज चलती है। इंटरफेज सबसे बड़ी स्टेज होती है, याद रखना ना। सेल साइकिल की सबसे बड़ी स्टेज कौन सी होती है? इंटरफेज। सेल साइकिल की अगर आपसे क्वेश्चन पूछा ना, सेल साइकिल की सबसे बड़ी स्टेज कौन सी होती है, तो आपको बताना इंटरफेज होती है। कौन सी होती है? इंटरफेज, ठीक है। तो इंटरफेज क्या होती है? दिस इज पेज बिटवीन द 2 सक्सेसिव एम फेज। अब भाई कभी कभी इंटरफेज की डेफिनेशन आपसे पूछी जाए कि इंटरफेज क्या होता है, तो इंटरफेज क्या होता है कि 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच की स्टेज को क्या बोलेंगे? इंटरफेज। ध्यान से सुनो भाई, सेल साइकिल स्टार्ट हुई, इंटरफेज, ठीक है, फिर एम फेज, इंटरफेज, देखो इंटरफेज, एम फेज, इंटरफेज, फिर एम फेज। तो इस तरह से साइकिल चलती रहेगी। इस तरह से क्या होता है? साइकिल चलती है। तो 2 एम फेज के बीच की स्टेज को, है ना, 2 एम फेज के बीच की स्टेज को क्या बोलते हैं हम? 2 एम फेज के बीच की स्टेज को इंटरफेज। 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच की स्टेज को क्या कहते हैं हम? तो इसका आंसर है, क्या बोला जाता है? इंटरफेज, इसको हम कहते हैं। बात समझ में आ रही है? 2 सक्सेसिव एम फेज या डिवीजन फेज की स्टेज को क्या बोलेंगे? देखो ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रुकने वाली तो है नहीं।
इंटरफेज, एम फेज, इंटरफेज, एम फेज। तो एम फेज इंटरफेज है कहाँ, दो डिवीजन फेज के बीच में ही तो आ रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम इंटरफेज कहते हैं। ठीक है, तो इन इंटरफेज सेल ग्रो इन साइज एंड प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द डिवीजन एंड इंक्रीज इन मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ द एंड। क्या भाई ये क्या होती है इंटरफेज, अब देखो समझो, इंटरफेज जो होती है ना सेल डिवीजन की सबसे ज़्यादा एक्टिव स्टेज होती है। ठीक है, पहले के पुराने समय के जो वैज्ञानिक थे ना उनको क्या लगता था कि इंटरफेज में तो क्या होती है, सेल रेस्ट करती है। ठीक है, पुराने समय के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने भाई क्या बोला कि जो इंटरफेज जो होती है इसको हम रेस्ट, क्योंकि भाई सेल में कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, इसको रेस्ट स्टेज बोल दिया। लेकिन भाई जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, जब देखा गया कि नहीं इंटरफेज में तो क्या हो रहा है कि सेल सबसे ज़्यादा काम कर रही है। ठीक है, सेल क्या करती है, अपने आप को प्रिपेयर करती है। देखो अगर हम कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भाई एग्जाम तो 3 घंटे का होगा, 2.5 घंटे होगा, हम पूरी साल भर तैयारी करते हैं तो तैयारी में समय ज़्यादा लगता है। एक्चुअल जो काम करना है हमको, एग्जाम देना है 3 घंटे का, वो तो 3 घंटे का है। ठीक है, लेकिन हमको साल भर उसकी तैयारी करना है। तो सेम काम यहाँ पर होता है कि भाई इंटरफेज में क्या होता है, सिंपल के भाई इंटरफेज में होती है प्रिपरेशन। इंटरफेज में क्या होता है, तो इंटरफेज में होती है प्रिपरेशन। ठीक है ना, सेल डिवीजन की तैयारियां होती हैं। जब प्रोफेज है, एक्चुअल डिवीजन तो वही है। ठीक है, तो डिवीजन की तैयारियां होती हैं। अब तैयारी में क्या करोगे आप, ठीक है, तैयारी जब हम करते हैं जैसे IUPAC की एग्जाम की तैयारी, तो हम क्वांटिव मैथ्स पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। तो यहाँ भी क्या होगा भाई, तैयारी होगी। क्या तैयारी में आप क्या करोगे, तो सेल क्या करती है, सेल ग्रोथ करती है। सेल क्या करेगी, ग्रोथ करती है। आवश्यक जो भी प्रोटीन है, एंजाइम्स होती हैं, आवश्यक प्रोटीन, RNA, एंजाइम्स, ठीक है, उन सभी का सिंथेसिस करेगी, उसको जरूरत होगी। ठीक है, डिवीजन के लिए सेल ग्रोथ करेगी, प्रोटीन चाहिए, RNA चाहिए, एंजाइम चाहिए। ठीक है, DNA का रेप्लिकेशन होगा DNA का रेप्लिकेशन होगा। तो ये सारे काम कब होते हैं, इंटरफेज के स्टेज, है ना, ये सारे काम कब होते हैं, इंटरफेज में होते हैं। सेल अपने आप को तैयार करती है। अब ये इंटरफेज की भी 3 स्टेज होती है, G1, S, G2, है ना। इंटरफेज की भी कितनी स्टेज होती है भाई, 3 होती है। एक G1 होती है, एक S होता है और एक G2 होता है ना। चलिए आगे पढ़े, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ, द इंटरफेज लास्ट मोर देन द 95% ऑफ द ड्यूरेशन। मैंने आपको बताया ना कि भाई सेल साइकिल की सबसे बड़ी स्टेज कौन सी होती है, इंटरफेज। ठीक है, 90 से लेकर 95% जो टाइम होता है सेल का, वो किस में बीतता है, इंटरफेज। मैंने ऐसे आपको बता रहा हूँ कि भाई हम पूरी साल भर तैयारी करेंगे और एग्जाम 3 घंटे का है, तो आपका ज़्यादा समय कहाँ जा रहा है, तैयारी करने में। तो उसी प्रकार सेल का जो ज़्यादा से ज़्यादा समय होता है 90 से लेकर 95% तक, वो किस में बीतता है, इंटरफेज में। तो इंटरफेज क्या होती है, सबसे बड़ी स्टेज होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए सीरीज ऑफ द मेटाबॉलिक चेंजेस अकर ड्यूरिंग द इंटरफेज इन सेल, दीज चेंजेस आर नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, सो सम साइंटिस्ट टर्म एट द इंटरफेज द रेस्टिंग फेज। मैंने आपको बताया ना कि भाई कुछ साइंटिस्ट इसको पहले क्या बोलते थे, इंटरफेज को रेस्टिंग फेज बोलते थे, क्योंकि उनको सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखते तो ऐसा लगता था कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन जब इसको जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया और डिटेल स्टडी की तो पता चला कि भाई सेल के अंदर तो बहुत सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है, ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। तो इट इज़ द हाईली डिवाइडिंग सेल होती है, हाईली एक्टिव सेल है। ठीक है ना, हाईली एक्टिव स्टेज जिसको हम कहते हैं, हाईली एक्टिव स्टेज होती है। ठीक है, तो होवार्ड एंड पेल्क, ये 2 वैज्ञानिक हैं, होवार्ड एंड पेल्क क्लासिफाइड इंटरफेज इनटू 3 सब स्टेज। होवार्ड और पेल्क ने इंटरफेज को डिवाइड कर दिया कि भाई इसको G1, S और G2 में हम डिवाइड करते हैं। 3 फेज होते हैं, G1, S, G2। अब हम बात करते हैं G1 फेज क्या होता है। G1 को मैंने अभी आपको बताया था, इसको हम फर्स्ट गैप फेज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम फर्स्ट गैप फेज कहते हैं G1 को। G1 मीन्स क्या होता है भाई, ग्रोथ होगी, DNA है ना, प्री DNA सिंथेसिस भी कह सकते हैं इसको हम। G1 फेज या इसको हम प्री DNA सिंथेसिस कह सकते हैं। यस, कि भाई G1, S और G2, तो भाई DNA का सिंथेसिस तो S फेज में होगा, DNA का सिंथेसिस तो S फेज में होगा। तो G1 फेज जो होती है वो DNA से सिंथेसिस से पहले वाली स्टेज है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्री DNA सिंथेसिस फेज इसको हम कह देंगे। क्लियर। तो देखो क्या होता है, G1 फेज में क्या होगा, देखो तैयारी होगी, है ना, सेल की ग्रोथ होगी, आवश्यक प्रोटीन्स बनेंगे, आवश्यक RNA, और जो सेल ऑर्गेनल्स है उनकी भी ग्रोथ होगी, उनके भी नंबर डबल होगा। वो सारे काम इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। देखो क्या होगा, G1 फेज करेस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ द DNA रेप्लिकेशन। आपसे कभी पूछा कि G1 किस किस के बीच आ रही है, तो भाई इधर तो M फेज है, अभी मैंने आपको बताया था ना, M फेज, इंटरफेज,
फिर एम फेज, ऐसे ही बताया था मैंने आपको अभी, एम फेज, इंटरफेज, एम फेज। अब ये एम फेज है डिवीजन फेज, और ये एस फेज, इन दोनों के बीच की स्टेज कौन सी होती है? जीवन। अरे इन दोनों के बीच की स्टेज क्या है? जीवन होती है। तो भाई माइटोसिस एंड इनिशिएशन और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच की होती है। ड्यूरिंग जीवन फेज सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रो। याद रखना भाई, जीवन फेज के अंदर सेल बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, बहुत ज्यादा ग्रोथ करती है, सेल की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ड्यूरिंग जीवन मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल, देखो सेल ऑर्गेनल्स इंक्रीज इन साइज सेल एंड रैपिडली सिंथेसाइज डिफरेंट टाइप ऑफ द आरएनए प्रोटीन। मैंने आपको अभी बताया था कि डिफरेंट टाइप के आरएनए प्रोटीन एंजाइम सब कुछ बनेंगे। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ द न्यू प्रोटोप्लाज्म टेक्स प्लेस इन द सेल एंड स्टार्ट ग्रोइंग इन साइज। सेल ग्रो इज द मैक्सिमम जीवन फेज। तो जीवन स्टेज के अंदर क्या होती है? सेल जितनी कोशिश करती है उतनी ज़्यादा ग्रोथ करती है ना, कि भाई उसको डिवीजन करना है ना। जैसे आप क्या चाहते हो, आपके पास टाइम है तो आप जितना चाहोगे उतना पढ़ाई करने की कोशिश करोगे फ्री टाइम में, अपने आप को भाई पढ़ाई करने की जितना आपके पास फ्री टाइम है। तो सेल क्या करती है जीवन फेज के अंदर? सेल चाहती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है ना, मैक्सिमम ग्रोथ होती है। सेल की क्या होती है? मैक्सिमम ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ये वाली ये आवश्यक है ना, जो है साइटोप्लाज्म जो है सेल के अंदर क्या होगा कि भाई प्रोटीन जो बनेगी, सेल के अंदर प्रोटीन बन रही है तो साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म जो है वो भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो सेल की ग्रोथ ज़्यादा होगी। आवश्यक आरएनए बनेंगी, ठीक है ना, प्रोटीन बनेगा, एंजाइम्स बनेंगे, ठीक है। और सेल ऑर्गेनल्स जो हैं, सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं? अपना साइज बढ़ाते हैं। तो जीवन के अंदर सेल के अंदर क्या होता है? इन सब चीज़ की ग्रोथ होती है, ठीक है, इनका साइज बढ़ता है। मैक्सिमम ग्रोथ आपको यहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम एस फेज। एस फेज मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम्स, है ना। एग्जाम्स का बल तो सिंपल क्वेश्चन आता है भाई, डीएनए का रेप्लिकेशन किस फेज में होता है? तो डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज के अंदर होता है ना। तो एस फेज डीएनए सिंथेसिस फेज जिसको हम कहते हैं। तो रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए एंड सिंथेसिस ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन इज टेक्स प्लेस इन दैट फेज। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाए कि एग्जाम के अंदर डीएनए प्रोटीन का सिंथेसिस किस स्टेज में होता है, तो आपको बताना है G1 और G2 के अंदर। आपको क्या बताना है? आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि प्रोटीन का सिंथेसिस जो होता है किस में होता है, तो आप बताना G1 एंड G2। लेकिन ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है, तो आप क्या बताओगे कि भाई हिस्टोन प्रोटीन हमेशा डीएनए से जुड़ी होती है ना। हिस्टोन प्रोटीन जो होती है, याद रखना क्या होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन का एस फेज में। हिस्टोन प्रोटीन कहाँ बनती है? एस फेज में, है ना। ये स्पेशल क्वेश्चन है ना, हिस्टोन प्रोटीन कहाँ बनती है? एस फेज में बनती है, ठीक है। याद रखना जो न्यूक्लियर डीएनए, हम किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लियर डीएनए के ना। साइटोप्लाज्मिक डीएनए भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्मिक डीएनए आपको देखने को मिलेगा। तो साइटोप्लाज्मिक डीएनए का रेप्लिकेशन तो कभी भी हो जाता है, लेकिन न्यूक्लियस डिवीजन जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसका डिवीजन हमेशा एस फेज के अंदर होता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल इज डबल। अमाउंट जो होता है डीएनए का क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड बाय 2C। अगर भाई स्टार्टिंग में डीएनए 2C है तो इंक्रीज करके कितना हो जाएगा? 4C, ठीक है। देयर इज ए नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर। एक बात याद रखना, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं होती कि 20 है तो 40 हो जाएंगे डीएनए की डबल, नहीं। सिर्फ डीएनए ही रेप्लिकेट करता है, क्रोमोसोम रेप्लिकेट नहीं करते, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 20 है तो क्रोमोसोम तो 20 ही रहेंगे, लेकिन डीएनए की संख्या क्या हो जाएगी? डबल हो जाती है। अगर 2C है तो क्या हो जाएगी? 4C हो जाती है, ठीक है। इफ द सेल हैड डिप्लॉयड 2n द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन G1। अगर देखो G1 में किसी सेल में 20 क्रोमोसोम है तो भाई S और G2 में भी आपको फाइनली 20 ही मिलेंगे। ऐसा नहीं कि 40 हो गए, ठीक है। आप बोलोगे भाई सर डीएनए बढ़ रहा है तो क्रोमोसोम की संख्या डबल होती है, ऐसा नहीं होता। सिर्फ डीएनए की नंबर क्या होता है? डीएनए का अमाउंट ही डबल होता है, क्रोमोसोम नंबर फिक्स होते हैं ना। तो G1 फेज, इवन आफ्टर द एस फेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स एट द सेम इज 2n। तो क्रोमोसोम नंबर तो सेम ही रहेंगे, 2n बराबर 20, लेकिन डीएनए का अमाउंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाता है एस फेज के बाद, ठीक है। एस फेज मार्क्स द फेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन है। डीएनए कंटेंट इन ए क्रोमोसोम क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। इन एनिमल सेल ड्यूरिंग एस फेज एक काम और होता है इंपॉर्टेंट, एक काम और होता है एनिमल सेल के अंदर। प्लांट सेल के अंदर ऐसा काम नहीं होता, एनिमल सेल में होता है, ठीक है। एस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, विंग्स इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। ये आपको याद रखना है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इन द साइटोल। सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट करता है, उसकी डबल होती है ना।
देखो अब आप पूछोगे सर कि प्लांट सेल में अंदर क्यों नहीं होता, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। प्लांट सेल के अंदर क्या होगा, प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, सेंट्रियोल एब्सेंट होता है ना। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, सेंट्रियोल तो भाई एब्सेंट होता है। तो सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है। इसलिए सेंट्रियोल का नंबर जो डबल होता है वो किस में, एस फेज के अंदर ही होता है, एनिमल सेल के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं G2 फेज, है ना, सेकंड गैप फेज या पोस्ट डीएनए। अब जो एस फेज के बाद वाली स्टेज है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज, या फिर इसको प्री माइटोसिस फेज, माइटोसिस से पहले वाला G1S, ठीक है, G1S, S के बाद G2 और G2 के बाद M फेज। ठीक है ना। तो एक्चुअल प्रिपरेशन, फाइनल प्रिपरेशन, ठीक है, मतलब आखिरी महीने की प्रिपरेशन, आप साल भर से तैयारी करो, एग्जाम आ गया, आखिरी 7 दिन की प्रिपरेशन, तो ये चलती है फाइनल प्रिपरेशन ऑफ एम फेज अकर्स ड्यूरिंग द दिस फेज। स्पेशल मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एम फेज आर सिंथेसाइज्ड इन G2 फेज, ऐसे ट्यूबुलिन प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। जो भी अब आवश्यक चीज़ें होती हैं, आप क्या करते हो जब तैयारी करते हो, तो आप ये बोलते हो कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम से पहले एक बार पढ़ के जाऊँगा मैं इनको। आप ऐसे सोचते हैं कि एक रजिस्टर में अलग से लिख लेते हैं कि एग्जाम से पहले इनको मेरे को अच्छे से रिवाइज करके जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है, बार बार एक बार पढ़ना है। तो ऐसा ही होता है कि G2 फेज के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं, जो कि एम फेज में आवश्यक है, अति आवश्यक है, उन सबका सिंथेसिस कहाँ होगा, एम फेज के अंदर होता है। जैसे ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है, एम फेज के, G2 फेज के अंदर होता है, क्योंकि भाई ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है आगे चल के हमको स्पिंडल फाइबर बनाने में काम आएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है, एक जी नोट फेज है ना, ये थोड़ा हम डीप में पढ़ रहे हैं, आपको एक बार पढ़ लो पूरे जीवन में, दोबारा से कहीं किसी और के यहाँ या किसी आपको पढ़ने की कभी आवश्यकता, मैं गारंटी दे रहा हूँ, कभी नहीं पड़ेगी। एक बार इस पूरे लेक्चर को आप देख लो, आपको पूरे जीवन में कभी भी सेल डिवीजन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है। इसके बाद हमारा G2 है ना, इसको बोलते हैं जी नोट फेज। इसको क्या बोला जाता है भाई, इसको जी नोट फेज हम कहते हैं। क्या होता है, जो परमानेंट सेल्स होती हैं या फिर हम कार्डियक सेल्स की बात करें, उनमें क्या होता है भाई, जीवन के बाद सेल कभी कभी जी नोट के अंदर एंट्री कर जाती है। ठीक है, मतलब एक प्रकार के क्यूसेंट स्टेज होती है। यहाँ पर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, लेकिन यहाँ पर डिवीजन वगैरह कुछ भी नहीं करती। देखो क्या होता है, सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल, ठीक है, सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन। वो डिवीजन जैसे हार्ट सेल मैंने आपको बताया ना, कार्डियक सेल्स, एंड मैनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेशनली। देखो कार्डियक सेल की जब जरूरत होती है तभी डिवाइड करती है वो, ओकेशनली एज नीडेड टू द रिप्लेस अदर सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉम द इंजरी ऑफ सेल डेथ। भाई आपके हार्ट के अंदर कोई इंजरी हो गई है ना, सेल की डेथ हो गई किसी एक सेल की, तब ये सेल क्या करेगी, हाँ अब मुझे जरूरत पड़ेगी, तब ये डिवाइड ओकेशनली डिवाइड करती है, हमेशा रेस्टिंग स्टेज में पड़ी रहती है। तो क्या होता है, दिस सेल्स that do not divide further exist G1 phase to enter the inactive stage is called quiescent stage या G नोट फेज। मतलब G1 के बाद ये S में नहीं जाती, ये किस में एंट्री करती है, G नोट के अंदर। ये जो हार्ट सेल हैं ये किस में अंदर एंट्री करती है, ये G1 में एंट्री के बाद सीधी G नोट के अंदर जाती है। ये ओकेशनली डिवाइड होती है फिर, है ना, ये कंटिन्यूस प्रोसेस में डिवाइड होने वाली प्रोसेस सेल नहीं होती। तो सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन्स मेटाबॉलिक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, मेटाबॉलिकली एक्टिव but no longer proliferate divides unless is called do not depending on the requirement of the organism। ठीक है, जब तक इनकी ज़रूरत नहीं होती तब तक ये डिवाइड नहीं होती। हाँ मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, लेकिन रेस्टिंग फेज में रहती है, जिसको हम क्यूसेंट स्टेज भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगला डिवीजन फेज। सेकंड हमारा क्या है, डिवीजन फेज, जिसको हम एम फेज के। एक्चुअल सेल डिवीजन तो यही होगा, एक्चुअल जो सेल डिवीजन होता है वो डिवीजन फेज के अंदर ही होता है, एम फेज के अंदर ही होता है। देखो अभी तक सेल क्या कर रही थी, अभी तक सेल तो क्या कर रही थी, सिर्फ तैयारियां कर रही थी, प्रिपरेशन कर रही थी। ठीक है, अब एक्चुअल जो डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन, प्रोफेज, मेटाफेज, वो तो यहीं पर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं डिवीजन फेज और एम फेज और माइटोटिक फेज लास्ट ओनली द अबाउट एंड ओवर्स इन द 24 आवर ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन सेल। अगर कोई ह्यूमन सेल, मैंने आपको बताया ना 24 आवर्स के अंदर डिवाइड होती है, जैसे आरबीसी मैंने आपको बताई थी भाई 24 घंटे में डिवाइड होती है, तो 23 घंटे तो अकेले क्या चलेगा, 23 आवर्स तो अकेले इंटरफेज ही चल रहा है। 23 आवर्स अकेले क्या चलता है, इंटरफेज। सिर्फ लास्ट का जो 1 आवर्स होता है, लास्ट का जो 1 घंटा होता है, वो उसमें क्या चलता है, डिवीजन फेज चलता है आखिरी में, है ना, 1 घंटे में ही चलेगा डिवीजन फेज। ठीक है, यहाँ चलेगा आपका डिवीजन फेज।
द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन, मैंने आपको बताया ना एक्चुअल सेल डिवीजन कहाँ होता है, एम फेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल इन्वॉल्विंग द मेजर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल सिंस द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स इन द सेम। ठीक है भाई, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, सो इट इज कॉल्ड द इक्वेशनल डिवीजन। मैंने आपको बताया था कि हम माइटोसिस को क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हमेशा सेम रहते हैं, इसलिए हम समसूत्री विभाजन को, माइटोसिस को क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, अब इसके भी दो होते हैं, एक होता है एम फेज के दो होते हैं, एक कैरियोकाइनेसिस होता है, एक साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस के 4 होते हैं। तो द convenience mitosis has been divided into the 4 stages of nuclear division and is very essential to understand that cell division is progressive process and when clear cut lines cannot be drawn between the barrier। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते, प्रोफेज खत्म हो गई, अब 2 मिनट बाद मेटाफेज स्टार्ट होगी, 5 मिनट बाद एनाफेज होगी, फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता ना। प्रोफेज खत्म होती है, वहीं से लास्ट से मेटाफेज चालू हो जाती है, फिर एनाफेज। आप क्लियर कट एक लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते कि अब प्रोफेज पूरी हो गई, देखो अब देखो 2 मिनट बाद मेटाफेज चालू होगी, ऐसा नहीं होता ना। एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है भाई, एक प्रकार से आप क्लियर कट लाइन आप ड्रॉ नहीं कर सकते किसी भी स्टेज में। द एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन ना, देखो एम फेज जो है पहले क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन, जिसको हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। अरे जिसको हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन होगा। देन क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। पहले क्या होगा, न्यूक्लियर का डिवीजन, फिर बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक है, द एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन करेस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ द डॉटर क्रोमोसोम। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस एंड यूजुअली एंड्स विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और बाद में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। तो पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस या न्यूक्लियर डिवीजन, और बाद में चल के क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है, अब माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 4 स्टेज है ना, मतलब कहने का मतलब कैरियोकाइनेसिस जो है ना, कैरियोकाइनेसिस को कितने स्टेज में बांटा है भाई, कैरियोकाइनेसिस को 4 स्टेज में बांटा है, प्रोफेज, मेटाफेज, ठीक है, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, इसके 4 फेज होते हैं, एक होता है प्रोफेज, एक होता है मेटाफेज, एक होता है एनाफेज और एक होता है टीलोफेज। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम। पहले स्टेज है हमारी प्रोफेज। अब आप ध्यान से समझना यहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। प्रोफेज जो है, ठीक है, सेल डिवीजन की भाई, सेल डिवीजन फेज की पहली स्टेज है। प्रोफेज जो है डिवीजन फेज की पहली स्टेज होती है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता है, जो G2 के बाद आएगी, ये स्टेज कब आएगी, G2 के बाद प्रोफेज ही आएगी। ठीक है, तो सेल के अंदर आपको यहाँ पर क्या स्टार्टिंग में क्या क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है, प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज, प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज। ठीक है, प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द माइटोसिस फॉलोज द S and G2 फेज ऑफ द इंटरफेज। इन S फेज एंड G2 फेज ऑफ द न्यू DNA मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टेंट बट इंटरवेटेड। मतलब भाई क्या होगा कि प्रोफेज के स्टार्टिंग में आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रोफेज के स्टार्टिंग में आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो जब प्रोफेज स्टार्ट होगी तो S फेज और G2 फेज के अंदर, S फेज में DNA रेप्लिकेशन हो गया कि नहीं, आपको है ना इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो DNA है, क्रोमोसोम है, ये आपको है ना एक कैसे मिलेंगे, थिन फाइबर के रूप में है ना, थ्रेड लाइक है ना, फाइबर या थ्रेड लाइक धागों के रूप में आपको जो क्रोमेटिन है वो कैसे दिखेगा, एक थिन धागे के रूप में, पतले धागे के रूप में आपको DNA या क्रोमेटिड्स फाइबर आपको नज़र यहाँ पर देखने को मिलेंगे ना। प्रोफेज की स्टार्टिंग में हम बात कर रहे हैं, प्रोफेज की स्टार्टिंग की, अर्ली प्रोफेज की। ठीक है, अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, कोई जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो थ्रेड लाइक होता है। देन इसके बाद आपको न्यूक्लियस के चारों ओर क्या हुई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको स्टार्टिंग में मिलेगी है ना, न्यूक्लियोलस मिलेगी। ठीक है, इसके बाद ER आपको देखेगी, ये अर्ली के होते हैं ना, अर्ली प्रोफेज में आपको ये देखने को मिलेगी। जैसे जैसे हम प्रोफेज को आगे बढ़ते जाते हैं, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे हम प्रोफेज में आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम होते हैं, ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है, क्रोमेटिन धागे या क्रोमोसोम जो होता है, इनमें होता है कंडेंसेशन। ध्यान से सुनना, क्या होता है, कंडेंसेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। प्रोफेज के अंदर ही क्या होता है, कंडेंसेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। कंडेंसेशन मतलब होता है इनकी जो लंबाई होती है वो कम होती जाती है, लेंथ और विड्थ जो होती है वो बढ़ती जाती है। कहने का मतलब क्रोमोसोम बनाते चलते हैं। देखो यहाँ से देखो आप, यहाँ ये और ये देखो, तो क्रोमोसोम का जैसा शेप दिख रहा है आपको। तो कंडेंसेशन में क्या होता है भाई कि जो लेंथ होती है, लेंथ जो होती है क्या हो जाती है,
कम होती है, लेंथ जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, और विड्थ जो होती है, चौड़ाई जो होती है वो बढ़ती जाती है, जिससे क्रोमोसोम फाइबर्स जो होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स जो कि क्रोमोसोम बनाने की ओर अग्रसर रहते हैं कि इनको क्या बनाना है, अब क्रोमोसोम बनाना है। ठीक है, और क्या होगा धीरे धीरे, ठीक है, आपको यहाँ पर है ना, यहाँ पर धीरे धीरे एस्ट्रल रेज देखेंगे, यहाँ पर सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर जाता हुआ देखेगा आपको, है ना, क्या देखेगा कि भाई जो सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल पर चला गया है। प्रोफेज के एंड में आपको क्या देखेगा कि जो सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल पर चला गया, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट होना दिख जाएगा। ठीक है, और एंड में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो जाएगी, ईआर डिसअपियर हो जाएगी। एंड ऑफ द प्रोफेज, प्रोफेज के अंत में, याद ध्यान से सुनना, प्रोफेज के एंड में क्या होगा, लेट प्रोफेज के अंदर, है ना, प्रोफेज के अंत में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्टिंग में दिख रही थी वो क्या हो जाएगी, डिसअपियर, क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, ईआर डिसअपियर हो जाएगी, इसका न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगी, ये सब कुछ दिखना बंद हो जाते हैं एंड ऑफ द प्रोफेज। ठीक है, आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, सेंट्रोमियर्स यहाँ पर, ठीक है, ये आपको क्या देखेगा, स्पिंडल फाइबर यहाँ से फॉर्मेशन होना स्टार्ट देखेंगे, ये होता है प्रोफेज। तो आप देखो पढ़ते हैं क्या क्या है, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ द एस्ट्रल रेज, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द एस्ट्रल रेज, एक मिनट, प्रीवियस स्लाइड पे तो अपना डायग्राम था, है ना, ये रह गया, ये डायग्राम है, एक मिनट सॉरी, है ना, प्रीवियस स्लाइड पे चलना है अपने को, ये अपन ने पढ़ लिया, ठीक है ना, डायग्राम को समझ लिया। ये वाली लाइन देखो आप, प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ द कंडेंसेशन, मैंने आपको बताया कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोमल मटेरियल, जो भी क्रोमेटिन मटेरियल होता है, क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, उसका क्या होता है यहाँ पर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स, ठीक है, अनटेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द क्रोमेटिन कंडेंसेशन। ठीक है, अनटेंज होता है मतलब यहाँ पर स्टैंडिंग प्रॉपर हो नहीं पाती है। द सेंट्रियोल विच इज हैड अंडरगो डुप्लीकेशन, एस फेज में मैंने आपको बताया एनिमल सेल के अंदर एस फेज में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो जाता है, वो यहाँ पर अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, नाउ विंग्स टू मूव टू द अपोजिट पोल्स ऑफ द, फिर सेल के अपोजिट पोल्स पर आपको, है ना, ये सेंट्रियोल जाता हुआ दिखेगा। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन एस फेज में होता है, प्रोफेज में सेंट्रियोल क्या करता है कि जो अपोजिट पोल पर जाएगा। क्यों जाएगा भाई, क्योंकि स्पिंडल फाइबर इसी को बनाना है, क्या बनाना है, इसको स्पिंडल फाइबर बनाने हैं। ठीक है, चलिए ये डायग्राम हम पढ़ ली। अब क्या होगा, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रल रेज, ठीक है, ड्यू टू द जिलेटेशन ऑफ द प्रोटीन अराउंड द सेंट्रियोल इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में आपको क्या देखेगा, ये जो सेंट्रियोल है ना, ये सेंट्रियोल है, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से, ये तो आपको क्रोमेटिन फाइबर देखेंगे थोड़ा मोटे क्रोमोसोम जैसा आपको देखना, यहाँ से आपको एस्ट्रल रेज देखेंगे, ये इसको कहते हैं हम एस्ट्रल रेज, क्या कहते हैं इसको हम, एस्ट्रल रेज देखेंगे, है ना, प्रोटीन के जिलेटेशन आपको एस्ट्रल रेज, ठीक है। एनेस्ट्रल एंड एम्फी, दो प्रकार का क्या होता है, एक एनेस्ट्रल एंड एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस। जो प्लांट होंगे भाई, प्लांट के अंदर सेंट्रियोल होता नहीं है, तो प्लांट के अंदर क्या होगा, तो आंसर एनेस्ट्रल होगा, प्लांट के अंदर एनेस्ट्रल टाइप का होगा। नो एस्ट्रल हार फॉर्म, प्लांट सेल के अंदर बताओ इस प्रकार का होगा क्या, क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, इसके कारण वहां पर एनेस्ट्रल टाइप का होता है। ठीक है, आगे क्या होगा, माइटोसिस विदाउट एस्टर, माइटोसिस विदाउट एस्टर्स इज नोन एज द एनेस्ट्रल माइटोसिस, इसको क्या बोलते हैं, एनेस्ट्रस माइटोसिस कहते हैं। इन एनिमल्स द एस्टर्स आर प्रेजेंट एंड माइटोसिस डिस्क्राइब्ड एज द एम्फीएस्ट्रल और एस्ट्रल। कहने का मतलब ये एस्ट्रल रेज के फॉर्मेशन के आधार पर दो प्रकार का, एनिमल सेल में एस्ट्रल रेज बनती है तो उसको हम एम्फीएस्ट्रल एस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं, प्लांट सेल में नहीं बनती है तो उसको हम एनेस्ट्रल माइटोसिस कह देते हैं। द कंप्लीशन ऑफ द प्रोफेज कैन बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग, जब प्रोफेज कंप्लीट होती है तो हमको क्या क्या इवेंट आपको देखने को मिलेंगे, क्या क्या कैरेक्टर आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। देखो, क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम, ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं धीरे धीरे क्या बनाने लगते हैं, इस प्रकार से क्रोमोसोम बनाने लगते हैं। एंड ऑफ द प्रोफेज मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, क्रोमोसोम्स आर सीन टू कंपोज्ड ऑफ द टू क्रोमेटिड्स अटैच्ड टुगेदर इन द सेंट्रोमियर। और हमको ये जो क्रोमेटिन फाइबर है ना, इस प्रकार से क्रोमोसोम दिखेगा, और क्रोमोसोम में क्या दिखेगा कि भाई क्रोमोसोम जो है, एक क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमेटिड्स दिखाई देंगे, कितने, एक क्रोमोसोम के अंदर कितने क्रोमेटिड्स, दो क्रोमेटिड्स आपको दिखाई देंगे, है ना, कितने क्रोमेटिड्स, इस प्रकार से धीरे धीरे हमको दिखना चालू हो जाएगा। मेटाफेज जब स्टेज आएगी ना, वहां पर हमको ये और बहुत ही अच्छा क्लियर दिखेगा, मेटाफेज स्टेज में ये बहुत ही हमको क्लियर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इनिशिएशन ऑफ द असेंबली ऑफ द माइटोटिक, देखो माइटोटिक स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाएंगे।
माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द प्रोटीनियस कंपोनेंट ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म हेल्प इन द प्रोसेस। याद रखना सेल की जो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीन होती है, ट्यूबुलेंट प्रोटीन, आपसे कभी पूछा एग्जाम में कि स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए कौन सी प्रोटीन जरूरत होती है, तो स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए ट्यूबुलेंट प्रोटीन या माइक्रोट्यूब्यूल्स जरूरी होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, सेल एट द एंड ऑफ द प्रोफेज, ठीक है, अंडर द माइक्रोस्कोप जब देखेंगे, अब आपको यहाँ पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं दिखेगा, है ना, यहाँ पर आपको डू नॉट शो द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप, ये आपको सारी चीज दिखना बंद हो जाएगी। प्रोफेज के अंत में ये सारी चीजें दिखना बंद हो जाती हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ये अब दूसरी स्टेज आई अपनी प्रोफेज के बाद, कौन सी है, मेटाफेज। प्रोफेज के बाद अगली स्टेज कौन सी है, मेटाफेज स्टेज है। तो देखो मेटाफेज स्टेज में क्या होती है, अब देखो, अब धीरे धीरे कंडेंसेशन आगे बढ़ता जा रहा था, कंडेंसेशन क्रोमोसोम का बढ़ता जा रहा, अब क्रोमोसोम पूरी तरह फॉर्म हो चुकी है ना, क्रोमोसोम भाई फॉर्म हो चुके हैं, और सभी जो क्रोमोसोम होते हैं, सभी जो क्रोमोसोम हैं कहाँ पर आ जाते हैं, मेटाफेज प्लेट पर। सभी जो क्रोमोसोम हैं वो कहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, मेटाफेज प्लेट पर। कंडेंसेशन होता जा रहा है, ठीक है, कंडेंसेशन होता जा रहा है, और फाइनली हमको इस प्रकार से ना एक क्रोमोसोम दिखेगा कि जिसके अंदर दो क्रोमेटिन, सभी क्रोमोसोम जो होते हैं आप कहाँ जाते हैं, मेटाफेज प्लेट्स पर इकट्ठे, है ना। सभी क्रोमोसोम कहाँ आए मिलेंगे आपको, मेटाफेज प्लेट पर, इस प्रकार से, है ना। सिंपल देखिए आपको ये जो सेल है, ठीक है, तो सभी क्रोमोसोम आपको यहाँ पर इस प्रकार से, है ना, मेटाफेज प्लेट्स के ऊपर आपको इस प्रकार से दिखेंगे, है ना। क्लियर है, सभी क्रोमोसोम जो है, अगर 20 क्रोमोसोम है ना तो 20 क्रोमोसोम आपको लाइन से दिखेंगे ऐसे। अगर 20 क्रोमोसोम है ना तो 20 क्रोमोसोम आपको लाइन से ऐसे दिखेंगे ऐसे। अगर 20 क्रोमोसोम है ना तो लाइन से आपको कितने दिखेंगे, 20 क्रोमोसोम दिखेंगे। यहाँ से आपको क्या दिखेगा, ये सेंट्रियोल था, यहाँ से आपको क्या दिखेगा, स्पिंडल फाइबर अटैच आपको ऐसे दिखेंगे। ठीक है कि नहीं, स्पिंडल फाइबर, ये मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा कि जो स्पिंडल फाइबर जो अटैच होते हैं, याद रखना स्पिंडल फाइबर कहाँ अटैच होते हैं, ये क्या है, तो जहाँ पर जो क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड अटैच होते हैं उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, ये जो सेंट्रोमियर है ना, ये क्या है, तो आंसर है सेंट्रोमियर है। क्या है ये, सेंट्रोमियर होता है। अब ये जो सेंट्रोमियर है, ठीक है, क्लियर है, सेंट्रोमियर का मतलब क्या होता है कि भाई क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स जहाँ पर अटैच होते हैं उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। ये जो सेंट्रोमियर है, यहाँ पर एक प्रोटीन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। प्रोटीन क्या होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पर एक प्रोटीन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम काइनेटोकोर कहते हैं ना। यहीं पर आके स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं, याद रखना स्पिंडल फाइबर कहाँ जुड़ते हैं, काइनेटोकोर पर आकर जुड़ते हैं। स्पिंडल फाइबर कहाँ के जुड़ते हैं, काइनेटोकोर पर आकर जुड़ते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है देखो, तो क्रोमोसोम है मेटाफेज पर आकर व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है मेटाफेज के अंदर, आपको क्रोमोसोम सबसे क्लियर है, सबसे छोटे आपको यहीं पर दिखेंगे ना, स्मॉलेस्ट दिखते हैं, और सबसे क्लियर विजिबल आपको यहीं पर होंगे। तो देखते हैं क्या क्या स्टेज होती है। देखो, द कंप्लीट ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, जैसे ही न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरह खत्म हो जाती है तो प्रोफेज एंड हो जाती है, माइटोसिस मेटाफेज स्टार्ट हो जाती है। एनवेलप मार्क द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ द माइटोसिस। ठीक है, क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। बाई दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीटेड, जो कंडेंसेशन वो कंप्लीट हो गया, एंड दे आर ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। दिस इज द स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम इजीली स्टडी। आपसे पूछेंगे कि भाई क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी की स्टडी जो है सबसे अच्छी किस में की जाती है, क्रोमोसोम सबसे अच्छी किस में दिखाई देते हैं, तो आपको बताना मेटाफेज। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि भाई क्रोमोसोम की जो मॉर्फोलॉजी की स्टडी की जाती है वो किस स्टेज में की जाती है, तो मेटाफेज स्टेज के अंदर की जाती है। एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ द टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। मैंने आपको बताया कि एक क्रोमोसोम आपको कितने क्रोमेटिड्स से मिलेगा, दो क्रोमेटिड्स, ये होते हैं क्रोमेटिड्स। एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड्स होते हैं, दो क्रोमेटिड्स होते हैं। एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड्स होते हैं, तो आंसर है दो क्रोमेटिड्स होते हैं। तो टू सिस्टर क्रोमेटिड्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। इसको मैंने अभी आपको बताया कि इसको क्या कहते हैं हम, सेंट्रोमियर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर इज कॉल्ड काइनेटोकोर। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि भाई यहाँ पर एक प्रोटीन डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं, जहीं पर तो स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं। तो दिस स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ द अटैचमेंट ऑफ
स्पिंडल फाइबर, अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल fibers formed by the microtubules to the chromosomes that are moved in position in the center of the cell। ठीक है, तो भाई यही वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर सेंट्रोमियर्स क्या होते हैं, जहाँ पर कई जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो अटैच होते हैं। ठीक है, तो आगे चले, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा भाई क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पर आकर व्यवस्थित हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर जो है काइनेटोकोर से आके जुड़ता है। देखो अब यहाँ पर दो तरह के फाइबर्स बनते हैं, एक सेल के अंदर दो तरह के फाइबर्स बनते हैं, ध्यान से सुनना है ना। ठीक है, दो तरह के फाइबर्स बनते हैं। ये जो क्रोमोसोम है इस प्रकार से लटके हुए यहाँ पर, ठीक है, ये जो क्रोमोसोम है इस प्रकार से, तो यहाँ पर देखो दो तरह के फाइबर्स बनते हैं। ये तो है अपना स्पिंडल फाइबर, ठीक है, इसको ये स्पिंडल फाइबर जो होता है ये होता है पोल टू सेंट्रोमियर। देखो आपको स्पिंडल फाइबर दिख रहा होगा, पोल टू सेंट्रोमियर, पोल है, पोल से लेके कहाँ तक जा रहा है, ये पोल है और ये सेंट्रोमियर है। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर जो है तो पोल टू सेंट्रोमियर होते हैं ना, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो पोल टू सेंट्रोमियर होते हैं। बट जो क्रोमोसोमल फाइबर्स होते हैं, ये जो होते हैं कुछ क्रोमोसोमल फाइबर्स होते हैं ये पोल टू पोल होते हैं। याद रखना, पोल टू पोल कौन से फाइबर होते हैं, तो क्रोमोसोमल फाइबर। क्रोमोसोमल फाइबर डिसकंटिन्यूअस विच रन फ्रॉम द पोल टू सेंट्रोमियर एंड सपोर्टिंग फाइबर। ठीक है, विदाउट सॉरी, ये जो है ना स्पिंडल फाइबर को हम क्रोमोसोमल फाइबर कहते हैं, और दूसरा होता है सपोर्टिंग फाइबर कंटिन्यूअस विच रन फ्रॉम पोल टू पोल। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये है सपोर्टिंग फाइबर। ये क्या है, सॉरी फॉर, ये सपोर्टिंग फाइबर। और स्पिंडल फाइबर को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल। यही क्या है, स्पिंडल फाइबर। यही क्या है, स्पिंडल फाइबर। एक बार और डायग्राम में आप अच्छे से देख लीजिए, कंफ्यूज ना होना बिल्कुल भी। ये जो सेल है, ठीक है ना, सेल को भी सही बनाते हैं, एक मिनट। ये जो सेल है अपनी, देखो ये जो सेल है, ठीक है ना, ये जो सेल है, अब ये क्रोमोसोम है भाई, है ना, ये क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम है। तो यहाँ से जो है ये जो फॉर्म हो रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना, ये है स्पिंडल फाइबर। ये क्या है, स्पिंडल, या फिर जिसको बोलते हैं क्रोमोसोमल फाइबर। क्या बोलते हैं हम इसको, क्रोमोसोमल फाइबर, जो कि पोल टू सेंट्रोमियर होते हैं। पोल टू सेंट्रोमियर क्या होते हैं, ये पोल टू सेंट्रोमियर होते हैं। और ये जो है, ठीक है ना, ये यहाँ से कुछ फाइबर ऐसे बनते हैं जो कि कंटिन्यूअस होते हैं, सपोर्टिंग फाइबर, पोल टू पोल। ठीक है, व्हाइट कलर के जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर द सपोर्टिंग फाइबर। क्या कहते हैं इसको हम, सपोर्टिंग फाइबर्स, है ना, क्या कहते हैं इसको हम, सपोर्टिंग फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाते हैं। तो सेंट्रोमियर लाइज एट द इक्वेटर एंड आर्म ऑफ द क्रोमोसोम रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल। देखो क्रोमोसोम इस प्रकार से अरेंज होते हैं कि इस प्रकार से, ना, जो सेंट्रोमियर होता है वो बीच में होता है ना, और जो भुजाएं होती है, आर्म होती है, वो पोल की तरफ दिखती होती है ना, इस प्रकार से अरेंज होता है कि भाई जो आर्म होती है ना, ये जो क्रोमेटिड्स की आर्म होती है वो ऊपर की तरफ रहती है, इधर नीचे की तरफ, और जो सेंट्रोमियर होता है वो यहाँ होता है ना। ठीक है, अब की फीचर्स क्या है मेटाफेज के, देखो स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर, यहाँ पर आपको स्पिंडल फाइबर अटैच दिखेगा। एंड क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू इक्वेटर, chromosomes are moved to spindle equator and get along metaphase plate through the spindle fiber both poles। आपको यहाँ पर प्रॉपर अटैचमेंट दिखेगा किसका, स्पिंडल फाइबर का। अब आती है एनाफेज स्टेज, है ना। एनाफेज स्टेज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है भाई, दोनों की एनाफेज, जब हम मियोसिस पढ़ेंगे उसकी एनाफेज और इसकी एनाफेज। अब देखो मैंने आपको बताया कि सभी क्रोमोसोम यहाँ पर बीच में इकट्ठा हो गए, सभी क्रोमोसोम क्या हो गए, बीच में इकट्ठा। आप समझना है ना, ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, ये बीच में आपको दिख रहा है यहाँ पर भाई, ये सेंट्रोमियर है। ये मेटाफेज प्लेट्स पर अगर 20 क्रोमोसोम है, ध्यान से सुनना, अगर ये 20 क्रोमोसोम है लाइन से अरेंज हो चुके हैं, ठीक है, अब क्या होता है, सेंट्रोमियर लेंथ में डिवाइड होता है, सेंट्रोमियर लंबाई में ऐसे फट जाता है। सेंट्रोमियर देखो एनाफेज, माइटोसिस की एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है। किसका डिवीजन, सेंट्रोमियर, ठीक है, का डिवीजन होता है भाई, ध्यान से सुनना, सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है। क्या होता है, जिससे एक जो क्रोमेटिड है वो अपोजिट पोल पर, दूसरा क्रोमेटिड है वो अपोजिट पोल पर, इस प्रकार से आपको दिखेगा। देखो सेंट्रोमियर है, अगर बीच में से डिवाइड हो गया, ठीक है ना, ये जो सेंट्रोमियर है, देखो दो डायग्राम बनाते हैं अपन, दो डायग्राम से आपको समझ आएगा, ठीक है ना। ये जो क्रोमोसोम थे इस प्रकार से थे, ये क्रोमोसोम है ना, इस प्रकार से क्रोमोसोम थे, ठीक है। अब क्या हुआ भाई कि ये क्रोमोसोम थे ना, इनका जो सेंट्रोमियर था ना, ये क्या हो गया, डिवाइड, ये लंबाई में क्या हो गया, डिवाइड।
सेंट्रोमियर आपको लेंथ में डिवाइड, अगर ऐसे 20 क्रोमोजोम है तो 20 लंबाई में से फट चुके हैं। अगर 20 क्रोमोजोम है, सपोज ये ऐसा क्रोमोजोम था ना, ये जो क्रोमोजोम था सपोज ऐसे जुड़े हुए थे दोनों, तो ये बीच में से फट गया, ये आधा हिस्सा अलग और ये आधा हिस्सा अलग, एक क्रोमेटिड ऊपर एक क्रोमेटिड नीचे, आपको ऐसा जाता दिखेगा। क्या दिखेगा आपको इस प्रकार दिखेगा भाई कि एक क्रोमेटिड ऐसे लटका हुआ है, एक क्रोमेटिड ऐसे लटका हुआ है, इस प्रकार दिखेगा कि भाई एक क्रोमेटिड ऐसे लटका, ऐसे जितने क्रोमो है ना, जितने क्रोमोजोम हैं, हर क्रोमोजोम का एक क्रोमेटिड ऐसे, एक क्रोमेटिड ऐसे। अगर 20 क्रोमोजोम है तो यहाँ पर ऊपर 20 और नीचे 20, तभी तो क्रोमोजोम की संख्या बराबर रहती है भाई। जभी तो माइटोसिस में क्रोमोजोम की संख्या क्या रहती है, एक समान रहती है, तभी तो नहीं बदलती। यहाँ पर भी ऊपर भी कितने रहेंगे, 20 और नीचे भी 20 रहेंगे। बताओ, अगर दो का जोड़ा जैसे दो है, एक में दो थे, आधा हिस्सा ऊपर चला गया, आधा हिस्सा नीचे आ गया, तो 20 ही रहेंगे ना, तो ऊपर भी 20 क्रोमेटिड जाएंगे, नीचे भी। तो आपको क्या याद रखना है कि एनाफेज स्टेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है। ठीक है, क्या होता है, तो सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है। ठीक है, और सेंट्रोमियर अपोजिट पोल, सॉरी सेंट्रोमियर का डिवीजन हो गया, और क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल पे। कौन जा रहा है अपोजिट पोल पे, क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट पोल्स पर जाते हैं। क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं, अपोजिट पोल्स पर जाते हैं। याद रखना, सेंट्रोमियर का लेंथ में लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है और क्रोमेटिड अपोजिट पोल्स पर जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, यही हो रहा है यहाँ पर, आपको दिख रहा है, देखो जाते हुए डिवीजन आपको दिख रहा है यहाँ पर डायग्राम में क्लियरली, भाई ये डिवाइड हो गए। ठीक है ना, ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है, देखो ये जा रहे हैं। ठीक है, बस यही होता है। सेंट्रोमियर ऑफ द ईच क्रोमोजोम, ठीक है, लिखा है यहाँ पर ध्यान से, सेंट्रोमियर ऑफ द ईच क्रोमोजोम स्प्लिट लेंथ बाई डिवीजन ऑफ द सेंट्रोमियर। क्या हो गया, डिवीजन ऑफ द सेंट्रोमियर हो गया है ना, सेंट्रोमियर लंबाई में से डिवाइड हो गया ऐसे। ठीक है, तो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, क्या हो गया, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड सेपरेटेड टू क्रोमेटिड्स नाउ रेफर्स टू द इंडिविजुअल। अब जो एक क्रोमेट सिस्टर क्रोमेटिड था, एक जो ऊपर जा रहा है ना ये, और एक नीचे, अब एक पूरी क्रोमोजोम की तरह वर्क करता है, अभी एक पूरा क्रोमोजोम की तरह वर्क करता है। अब होता है क्रोमोजोमल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड दे पुल क्रोमोजोम टुवर्ड द अपोजिट पोल। क्या होता है, ऊपर जो स्पिंडल फाइबर थे, अब इनको खींचते हैं, इस ऊपर जो स्पिंडल फाइबर थे ना, वो क्या करते हैं भाई, इनको खींचते हैं ना, स्पिंडल फाइबर जो है इनको ऊपर की ओर खींचते हैं। ये ऊपर वाले इसको ऊपर खींचेंगे, ये वाले इसको उधर खींचेंगे, तो अपोजिट पोल पर जाते हुए आपको दिखेंगे, है ना। As the chromosome moves away from the equator to plate and centromere to the each chromosome is toward the pole. Centromere आपको पोल की तरफ दिखेगा and hence leading edge with the arms of the chromosome trailing behind. आपको नीचे लटकती हुई ऐसी दिखेंगे ना, आपको ऐसा दिखेगा कि ये लटकता हुआ जा रहा है ये, ठीक है, ऐसा दिखेगा, है ना, आपको इस प्रकार से जाते हुए दिखेंगे, ये जा रहे हैं देखो ऐसे। ठीक है, तो एनाफेजिस्ट करेक्ट क्या होता है, एनाफेज में सेंट्रोमियर डिवाइड होता है। ठीक है, क्रोमोसोम सेपरेट हो गया। ठीक है, क्रोमेटिड्स यहाँ पर सेपरेट, क्रोमेटिड्स नाउ इज रेफर टू द क्रोमोसोम मूव टू द अपोजिट पोल। अपोजिट पोल पर कौन जाता है, क्रोमोसोम नहीं जाता, अपोजिट पोल पर कौन जाता है, क्रोमेटिड जाते हैं। यहाँ पर किसका सेपरेशन हो रहा है, तो यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन हो रहा है। अपोजिट पोल पर कौन जा रहा है, सिस्टर क्रोमेटिड से जाते हैं, है ना, अपोजिट पोल पर। अब इसके बाद है टीलोफेज स्टेज। टीलोफेज स्टेज जो होती है रिवर्स ऑफ द प्रोफेज। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, अब फाइनली हमको ऐसा देखा, ठीक है ना, फाइनली क्या देखा, ऐसा कि भाई ये जो है, ठीक है ना, ये जो क्रोमेटिड फाइनली अपोजिट पोल पर पहुंच गए, ऐसे अपोजिट पोल पर पहुंच चुके हैं ना, ये अपोजिट पोल पर पहुंच चुकी है। ठीक है, टीलोफेज के अंदर। अब ये जो अभी प्रोपेज में हमने क्या पढ़ा था कि क्रोमेटिन फाइबर से क्रोमोसोम बनाते हैं। यहाँ पर जो क्रोमोसोम है ये वापस क्रोमेटिन फाइबर में बदलते हैं। ये जो क्रोमेटिड है ये वापस आपको इस प्रकार से दिखेंगे ना, क्रोमेटिड फाइबर्स के रूप में, ऐसे उल्टा। प्रोफेज में उल्टा हो रहा था, प्रोफेज में क्या हो रहा था, ये फाइबर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ पर ये क्रोमोसोम वापस फाइबर में कन्वर्ट हो रहा है। और प्रोफेज के अंत में क्या हुआ था कि भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई थी, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगी, न्यूक्लियस फिर आ जाएगा। ठीक है, ईआर गोल्जी बॉडी वापस दिखना चालू हो जाएंगी। जो प्रोफेज में दिखना बंद हो गया था वो वापस यहाँ पर आपको दिखना चालू हो जाएगा। तो ये है at the beginning of this final stage of mitosis, telophase of the chromosome that have reached their respective pole, जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं, एंड डिकंडेंस एंड लूज। मैंने आपको बताया ना कि भाई ऐसा है तो वापस क्या हो जाएगा, ऐसा पतला धागा बन जाएगा,
decondense and lose their individuality, the individual's chromosome can no longer seen and chromatin material turns to collect in mass as a two pole। आपको ऐसा देखेंगे, ऐसा है जो प्रोफेज की शुरुआत में दिख रहा था आपको, शुरुआती स्टेज में ऐसा देखिएगा, ठीक है। टेंस टू कलेक्ट द मास इन द टू पोल्स, दिस स्टेज शो द फॉलोइंग की इवेंट्स। क्या क्या इवेंट्स होते हैं देखो, क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट पोल स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी लोस्ट डिस्क्रीट एलिमेंट, न्यूक्लियर एनवेलप वापस आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी, ईआर आपको सब वापस दिखना चालू हो जाएगा। अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, है ना। देखो साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस का मतलब कि भाई साइटोप्लाज्म का डिवीजन इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, बीच में से इस प्रकार से डिवाइड हो जाएंगी। तो साइटोकाइनेसिस जो होता है प्लांट सेल में अलग मैकेनिज्म होता है और एनिमल सेल में अलग, आपको दोनों में दिख रहा होगा। देखो प्लांट सेल के अंदर जो साइटोकाइनेसिस होता है भाई सेल प्लेट फॉर्मेशन, प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन से होता है। किससे होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन से, याद रखना। प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस किससे होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन से होता है। और एनिमल सेल में जो होता है वो भाई फरो मेथड, किससे होता है भाई, कॉन्ट्रैक्शन एंड फरो मेथड से होता है। एनिमल सेल में याद रखना आपको, ठीक है, साइटोकाइनेसिस जो होता है वो फरो मेथड से होता है। और प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, प्लांट सेल के अंदर किससे होता है, तो सेल प्लेट। क्या होता है देखो, पहले प्लांट सेल का समझ लो। क्या होता है यहाँ पर, जो ईआर गोल्जी बॉडी है ना, ये यहाँ पर इकट्ठा चालू होती है बीच से, मिडिल से, तो बाहर की तरफ इस प्रकार से सेल प्लेट बनाते चलती है। तो ये सेल प्लेट बनती है, यहाँ पर कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट जमा होते हैं, ये हार्ड लेयर बन जाती है जिसके कारण दोनों सेल सेपरेट हो जाती है, ठीक है। जहाँ पर कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट जमा हो जाता है, ये मिडिल लेमना में कन्वर्ट हो जाती है, दोनों सेल सेपरेट हो जाती है। एनिमल सेल में क्या होता है भाई, कॉन्ट्रैक्शन एंड फरो मेथड, मतलब सेल है ना, ये वाली सेल है, ये इधर अंदर से एक खांच बनती है, इधर से एक अंदर से एक खांच बनती है, फरो बनती है, ठीक है। जैसे हम तरबूज को अगर काटे, तरबूज को दो चाकू लिए हमने, ठीक है, दो चाकू लिए, तरबूज को अगर काटना चालू किया ऊपर से नीचे से ऐसे तरबूज से, तो ये दो तरबूज जहाँ मिलेंगे वो तरबूज कट जाएगा, ठीक है। तो सेम ऐसा ही होता है भाई, इधर से है ना फरो बनेगी, इधर से भी बनेगी, ठीक है। जैसे ही यहाँ फरो बनती है तो दोनों सेल क्या हो जाती है, अलग अलग। जैसे इधर देखो डायग्राम में देखिए आप, ये सेल है ना, ये जो सेल है तो इसमें अंदर की तरफ इधर से, ठीक है कि नहीं, ये जो है सेल ये है ना, तो अंदर की तरफ इधर से वापस खांच ऐसे बनना चालू होगी, खांच, ये खांच जहाँ मिलेगी, ये खांच जहाँ पर मिलेगी यहाँ पर क्या हो, सेल डिवाइड हो जाएगी। तो एनिमल सेल में होती है भाई कॉन्ट्रैक्शन एंड फरो मेथड, और प्लांट सेल में होती है भाई किसके द्वारा, सेल प्लेट फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, माइटोसिस एक्कम्प्लिश नॉट ओनली द सेग्रीगेशन और डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम इनटू द डॉटर न्यूक्लियाई बट आल्सो इटसेल्फ डिवाइड इनटू डॉटर सेल्स बाय सेपरेट द प्रोसेस साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस है ना, तो इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड फरो मेथड, याद रखना एनिमल सेल में किससे होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड फरो मेथड से होता है। और प्लांट सेल में किससे होता है, तो आंसर है सेल प्लेट फॉर्मेशन से। प्लांट सेल में क्या होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन से होता है। क्लियर है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। बाकी सब वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया है। इसके बाद ठीक है ना, प्लांट सेल में सेल प्लेट कैसे बनती है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट जमा होता है, वही तो मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल प्लेट मॉडिफाइड फॉर्म द मिडिल लेमना। साइटोकाइनेसिस सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर है ना, सेल प्लेट क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल। देखो जो प्लांट के अंदर सेल प्लेट फॉर्मेशन से होता है, प्लांट के अंदर सेल प्लेट फॉर्मेशन से होता है ना, प्लांट के अंदर सेल प्लेट। अब सेल प्लेट कहाँ से बनती है, मिडिल से बाहर की ओर, है ना, अंदर से बाहर की ओर बनती है, उसको बोलता है सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर, ठीक है। सेंटर से पेरीफेरी की तरफ बनती है। बट एनिमल सेल में जो कॉन्ट्रैक्शन एंड फरो बनती है, जो फरो बनती है एनिमल सेल में, वो बाहर से अंदर की ओर बनती है ना, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। इसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रीपिटल। ये होता है सेंट्रीपिटल। भाई सेंट्रीपिटल का मतलब होता है केंद्र की ओर, है ना, केंद्र की ओर, पेरीफेरल से केंद्र की ओर, ठीक है। पेरीफेरल से कहाँ तक, तो आंसर है केंद्र की ओर, पेरीफेरल से, पेरीफेरल, ठीक है, से कहाँ पर, तो आंसर है सेंटर की ओर। कहाँ पर, सेंटर की ओर। तो इस प्रकार से क्या होता है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में सेल क्या होता है, तो आंसर है माइटोसिस। इस तरह से क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो ये माइटोसिस क्या हो गया, पूरा कंप्लीट। अब माइटोसिस का हम सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि भाई क्या सिग्निफिकेंस है, माइटोसिस क्यों होता है एक एनिमल में, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसमें माइटोसिस की क्या जरूरत पड़ती है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। सिग्निफिकेंस तो बहुत ही सिंपल है भाई, ग्रोथ,
ठीक है, रिप्रोडक्शन ग्रोथ के लिए। इसके बाद अगर कहीं चोट लग जाती है, हीलिंग ऑफ बाउंड्स के लिए, ओल्ड टिश्यू के रिप्लेसमेंट के लिए, इन सब के लिए क्या होती है, तो आंसर है माइटोसिस होता है। ठीक है, इन सब के लिए क्या होता है, माइटोसिस। देखो डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म अकर बाय म्यूटेशन, जैसे हम पहले बचपन जब पैदा हुए वो छोटे थे, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए लगातार, ये सब किससे हुआ, माइटोसिस से। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल। ठीक है, जाइगोट, जब भैया फर्टिलाइजेशन हुआ तो एक जाइगोट था, 9 महीने तक पेट के अंदर रहे, ठीक है, एक बेबी बना, फिर उसकी बर्थ हुई। इस प्रकार से सब किससे कैसे हुआ है, माइटोसिस से। तो रिपीटेड माइटोसिस इन जाइगोट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द होल बॉडी। तो ग्रोथ ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म किससे होती है, ग्रोथ जो होती है हमारे शरीर के अंदर वो किससे होती है, माइटोसिस होती है। हमारे शरीर के अंदर, चाहे प्लांट के अंदर, चाहे किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर, सभी से माइटोसिस। सेल ग्रोथ इज रिलेटेड डिस्टर्बिंग द रेशो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, जिससे एक सेल डिवाइड हो जाती है। ए वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस सेल रिपेयर। अगर भाई देखो कहीं चोट लग जाती है हमको, अगर हमको देखो हाथ पैरों में कभी कभी चोट लग जाती है तो भाई वहाँ पर नई स्किन आती है कि नहीं, कुछ समय धीरे धीरे नई स्किन आ जाती है। तो सेल की रिप्लेसमेंट होना, रिपेयर करना। द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस ऑफ द लाइनिंग ऑफ ब्लड सेल, लगातार ऐसे आरबीसी है तो भाई 120 दिन बाद मर जाती है, फिर नई आरबीसी बन जाती है। तो लगातार जो रिपेयर होती है, रिप्लेसमेंट होता रहता है, वो सब माइटोसिस से। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एनिमल के अंदर, सॉरी प्लांट के अंदर एनिमल जो मेरिस्टेम टिश्यू होता है, लेटरल कैम्बियम होता है, मतलब ग्रोथ जो होती है प्लांट के अंदर वो भी किससे होती है, माइटोसिस से होती है। ठीक है, और क्या होता है इसके बाद, ये तो मॉडिफाइड है, ये आपने को पढ़ना नहीं है। तो आपको देखो, आपको सिंपल क्या याद रखना है कि भाई माइटोसिस के क्या सिग्निफिकेंस है ना, माइटोसिस क्यों होता है। तो आप सिंपल याद रखो भाई, ग्रोथ के लिए एक तो है ना, कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में आपको ग्रोथ चाहिए है ना, तो ग्रोथ, ठीक है, रीजेनरेशन ऑफ टिश्यू, ठीक है, रीजेनरेशन ऑफ टिश्यू ऑफ सेल, ये सब इसके लिए। दूसरा रिप्लेसमेंट, ठीक है ना, रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू, रिप्लेसमेंट जो होता है वो सब किससे होता है, तो माइटोसिस के द्वारा होता है। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप एक बार इस लेक्चर को अच्छे से ध्यान से देखिए, सारी चीज़ लिखिए। इस लेक्चर के बाद आपको कभी दोबारा से सेल डिवीजन की पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।